आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का मॉड्यूल 6 करने वाले हैं। इसमें हम अपने इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस कितनी रिलायबल है और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपने इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। ठीक, कि जिस पर्पस के लिए हमने इक्विपमेंट की, अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की है, हम उस पर्पस पे वो इक्विपमेंट कितना जो है खरा उतर रहा है। ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं कि ये इतना टाइम सही से परफॉर्म करेगा, और इसके अगेंस्ट जो फेलियर्स आने वाले हैं उनको जो है हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स MTBF और मीन टाइम टू रिपेयर MTTR और ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE इन मैट्रिसेस के कैलकुलेशन के रूप में हम इसको समझेंगे सिस्टम। और फिर हम अपने मेंटेनेंस स्केड्यूल में जो है इन कैलकुलेशंस की हेल्प से इम्प्रूवमेंट्स तलाशेंगे। ठीक, अगर हमारी मेंटेनेंस हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतर रही है, ठीक, तो हम ये जो मैंने MTBF, MTTR और OEE जिनकी बात की है, इनकी कैलकुलेशन से हमें अपने सिस्टम की एफिशिएंसी पता चलेगी, और फिर हम अपनी कमियां तलाशेंगे और अपने मेंटेनेंस जो स्केड्यूल्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स कैलकुलेट कैसे करना है, इसका एक प्रॉपर फार्मूला है। ठीक, हमारे पास कितने आवर्स हैं ऑपरेशंस के लिए, ठीक, उसको अगर डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स के साथ, ठीक, तो वो आपका मीन टाइम, ठीक, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स निकल आएगा। ठीक, अगर हम किसी, ये ग्राफ आपको समझने के लिए है कि कोई जो है प्रोसेस काम कैसे करता है, तो इसमें अलग अलग उसके फेज दिखाए गए हैं। तो इनिशियली उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि अगर आपने सेटअप किया है उसमें कोई गलती है तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक, लेकिन जब उसको आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है, उसके बाद वो यूज़फुल जो उसका पीरियड है, और आपके मान लीजिए सारा इक्विपमेंट में जो पार्ट्स हैं उनकी कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी है, तो उस दौरान मिनिमम चांसेस रहेंगे उस इक्विपमेंट के फेल होने के। लेकिन जैसे जैसे उसका एंड पीरियड आने वाला है, यानी चाहे पार्ट का लाइफ टाइम है, जैसे जैसे वो वियर ऑफ हो जाएंगे, तो उस इक्विपमेंट के फेलियर के जो चांसेस हैं वो फिर से राइज हो जाएंगे। ये ग्राफ आपको इसीलिए दिखाया गया है। सेकेंड टर्म इज MTTR। यहाँ पे आपको इन सारी टर्म्स को समझाने के लिए ये हमने ग्राफिकल वो चूज़ की है, पिक चूज़ की है। इसमें टाइम के स्केल पर आपको दिखाया गया है कि किसको क्या लिखना है। जो इनिशियली आप मान लीजिए सिस्टम आपका बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन में है, ठीक, तो सबसे पहला जो है वो करेक्ट, जहाँ पे आपकी मशीनरी बिल्कुल करेक्ट चलने वाली है, उससे लेकर फर्स्ट फेलियर तक, उस टाइम को कहते हैं मीन टाइम टू
फेलियर। जब आपने बिल्कुल ओके कंडीशन में अपना सेटअप रन कर दिया, जब तक वो पहली ब्रेकडाउन नहीं आती उस सिस्टम में, दैट इज मेन टाइम टू फेलियर। मीन्स एक्चुअली इट्स ए करेक्ट बिहेवियर टाइम। ठीक। और फर्स्ट फेलियर से लेकर सेकंड फेलियर तक वो आपका रहेगा मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स। फर्स्ट फेलियर से लेकर सेकंड फेलियर। ठीक। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इनके आगे फॉर्मूले। इसका मेन टाइम बिफोर फेलियर तो आपने उसमें फॉर्मूला देखा, लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पूरा पर एग्जांपल्स लेकर। ठीक। और आगे है आपका जो मेन टाइम टू डायग्नोज। प्रॉब्लम ढूंढने में, मान लीजिए किसी कन्वेयर चेन में कहीं ब्रेकडाउन हुआ है, प्रॉब्लम ढूंढने में आपको कितना टाइम लगा कि कौन सा लिंक टूटा है, कौन सी बोल्टिंग खुली है, वो वाला टाइम जो है उसको कहते हैं डायग्नोज टाइम, मेन टाइम टू डायग्नोज। ठीक। सेकंड वन इज मेन टाइम टू रिपेयर। जब आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली और उसको मेंटेन किया, उसको, हाँ, रिएक्टिव मेंटेनेंस वहां पे हो गई, तो वो जो टाइम आपने एक्चुअल में जो टाइम लिया रिपेयर करने के लिए, बस ढूंढने का अलग से है, वो प्लस में है इसके। ठीक। तो वो है मेन टाइम टू रिपेयर। और नेक्स्ट फिर MTTF, मेन टाइम टू फेलियर, यानी कि इस रिपेयर के बाद सेकंड फेलियर तक का जो आपका टाइम है उसको बोलते हैं मेन टाइम टू। फिर क्योंकि उस दौरान पहले रिपेयर से लेकर सेकंड फेलियर तक वो बिल्कुल सही चली ना आपकी मशीन। ठीक। तो वो भी इसमें MTTF का एक और ये वेरी कर सकता है। पहला MTTF कुछ और हो सकता है। ठीक। मेंटेनेंस के बाद मशीनरी एक्सपेक्टेड टाइम पहले एक्सपेक्टेड टाइम से दूसरे फेज में ज़्यादा भी बिहेव चल सकती है और कम भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि पहले फेज का MTTF दूसरे फेज का MTTF सेम होंगे, नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। सर अभी जो ये इसमें शो हो रहा है तो ये सिस्टमैटिक थोड़ी ना सर, मतलब ये तो नहीं, ये तो आपकी जानकारी के लिए है कि आप अपने सिस्टम में इन टाइम्स को कैलकुलेट कैसे करें। कोई सीरीज हर सिस्टम के लिए अलग कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा ये तो, लेकिन आपको वो सिर्फ फेज समझाने की बात कर रही है कि इन फेजेस को समझना कैसे। ठीक। तो MTTR इज इक्वल टू टोटल डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। सर इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं ना, कि मतलब जैसे मेन टाइम टू डायग्नोस पहले आएगा, फिर मेन टाइम टू रिपेयर बाद में आएगा। तो अभी तो उसने उसी सीक्वेंस में तो दिया है, देखो ध्यान से, अच्छा, उसी सीक्वेंस में तो दिया है उसने। MTTF का है सर, मतलब मतलब वो पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। MTTF मैं बोल रहा हूँ कि उसी फेज को बोलते हैं MTTF कि एक रिपेयर से लेकर दूसरे फेलियर तक जो जो वो टाइम है उसकी डेफिनेशन है ये। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको देखना है कि आपके इक्विपमेंट की ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी। और ये तीनों चीज़ें आपको परसेंटेज में चाहिए जब आपने कैलकुलेट करना है, तीनों आपको परसेंटेज में मिलेंगे। अवेलेबिलिटी इज रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन आवर्स। और परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल मशीन स्पीड क्या है, और उसको डिवाइडेड बाय डिजाइंड मशीन स्पीड।
मान लीजिए आपकी कोई मोटर 1440 आरपीएम पे चल सकती है, लेकिन वो चल रही है 1400 पे ही। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पावर भी पावर की भी कमी हो सकती है उसमें। अवेलेबिलिटी में रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन आवर्स। और जब आपने ये कैलकुलेशन करनी है तो टाइम की दोनों की यूनिट सेम रखनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला मिनट में लिख दो और नीचे वाला आवर्स में लिख दो। दोनों आवर्स में हो या दोनों मिनट्स में हो या दोनों सेकंड्स में। क्वालिटी इज नंबर ऑफ गुड प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट्स मेड, यानी टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके देखना है। क्योंकि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस तो जो चीज़ आपको 100% करेक्ट आपने प्रोड्यूस की है उसी की टर्म्स में देखनी पड़ेगी ना इफेक्टिवनेस। तो जो रिजेक्ट हो गया है माल उसको तो आप इफेक्टिवनेस में नहीं ना काउंट कर सकते। सर ये एक डाउट है सर, मीन टाइम टू फेलियर में जो फॉर्मूला था टोटल नंबर्स ऑफ ऑपरेशन आवर्स ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स। तो सर एक तो ये हो गया आवर्स ऑफ ऑपरेशन, एक हो गया रन टाइम और एक हो गया प्लांट प्रोडक्शन आवर्स। सर इन तीनों में आगे ना कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। आने वाली स्लाइड्स में ना कैलकुलेशन आएगी आपके पास। ठीक है जी। सो ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट इज comprehensive metric that assesses the performance, availability and quality of equipment. तो इसको जो हमारी इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी है इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसके लिए स्टेप्स हैं। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द एसेट लाइफ एनालिसिस करना है इक्विपमेंट परफॉर्मेंस डाटा का। फिर डिसीजंस लेने हैं जो प्रॉपरली बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन पे हों, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हों। फिर मेंटेनेंस के टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक, और अपने इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। ठीक, तो इसमें जो हम कौन कौन सी टेक्निक्स का की हेल्प से करेंगे इसको, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच जो है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रोएक्टिव अप्रोच हम अप्लाई करेंगे कि हमारा सिस्टम फेलियर हो ही ना, हम पहले से ही इक्विपमेंट को अच्छे से मेंटेनेंस करके प्रोडक्शन स्केड्यूल रन करें सो दैट डाउन टाइम फेस होने के चांसेस ही मिनिमाइज हो जाए। ठीक, और उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, प्रॉपर लुब्रिकेशन, ठीक, प्रॉपर एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस कैरी आउट करते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है इससे हमारे जो इसकी रिलायबिलिटी है इम्प्रूव होती है। जहाँ पे हमारे पास पार्ट्स के फेलियर्स का डाटा अवेलेबल हो वहाँ पे हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये भी एक जो है इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो कि अपने सिस्टम को प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। और जहाँ पे भी हमें लगे कि अनयूजुअल साउंड आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, कि अब इक्विपमेंट प्रॉब्लम देने लगा है, ठीक, तो अगर मान लीजिए उसकी लाइफ बाकी भी बची है तब भी हम चांस नहीं लेते, हमें सिम्टम्स दिखने लगे हैं कि ये पार्ट अभी जाएगा, तो हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक यूज़ करके उसकी जो है रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक, और मॉनिटरिंग के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे भाई मॉनिटरिंग के लिए? थर्मोग्राफी, वाइब्रेशन एनालिसिस, ठीक, हाँ, एक्सेलेरोमीटर इसमें वाइब्रेशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ठीक, और कौन सी टेक्निक्स इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें हम रूट कॉज एनालिसिस, तो सो दैट हमारा जो है
डाउन टाइम जो हम मिनिमाइज कर सकें। रूट कॉज एनालिसिस के प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं कि एक बार ये फेलियर हो गया, असल में इसकी किस वजह से हो मतलब ये हुआ है, सो दैट ये बार बार हैपन ना, बार बार हमारा प्रोडक्शन स्केड्यूल ना रुके। तो रूट कॉज एनालिसिस भी इसमें हमारी एक टेक्निक हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा FMEA किया था, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, किस तरह की प्रोसेस का कितना इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ रहा है, हमने उसमें एक RPN नंबर हर पार्ट को क्रिटिकलिटी के हिसाब से हर सिस्टम को असाइन किया था। उससे हम अपने मेंटेनेंस के काम प्रायोरिटाइज करते थे। ठीक, इसके अलावा हम ऑपरेटर ट्रेनिंग पे भी जोर देते हैं कि मशीन को अगर चलाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है या वो कोई मतलब मन मर्जी के तरीके से ऑपरेटर जो है वो मशीन्स को ऑपरेट ना करे, सो दैट हमें फेलियर्स फेस ना करने पड़े। तो जो मशीन के पैरामीटर्स अलाउ कर रहे हैं उसी तरीके से मशीन जो है रन की जाए। तो इस तरीके से हम अपनी सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें ये अपने जो MTBF और MTTR जो है कैलकुलेट करने हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, उसमें अवेलेबल स्केड्यूल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्केड्यूल टाइम इनटू 100। ठीक, अवेलेबिलिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितने % अमाउंट में हमें इक्विपमेंट अवेलेबल रहा। तो अवेलेबल स्केड्यूल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्केड्यूल टाइम इंटू 100। ये आपको इसको समझने की इसमें समझने में हेल्प करेगा। एक छोटा सा मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक, 24/7 30 डेज के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक, इक्विपमेंट जो है वो 28 दिन चला, तो 30 दिन के हिसाब से कितने घंटे बने, 720। 2400 घंटे चल रहा है ना, 24 या 72, 720। लेकिन इक्विपमेंट चला कितने दिन, 28 दिन, 672 घंटे। ठीक, तो जो 2 दिन का टाइम था वो चाहे मान लीजिए वो मेंटेनेंस में गया चाहे डाउन टाइम में गया, लेकिन वो 2 दिन माइनस हो गए। तो अवेलेबिलिटी क्या रही, 672 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100। 93.30% टाइम आपका इक्विपमेंट आपकी वर्किंग के लिए अवेलेबल रहा। ठीक, बिल्कुल लिख लीजिए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, याद रखिए बस। अवेलेबल टाइम में से डाउन टाइम माइनस करके उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ गई उसकी। ठीक,
MTBF कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल आवर्स ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर। इसको देखिए, एग्जांपल देखिए इसके, मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स इफ ए कन्वेयर सिस्टम, हमने ये कन्वेयर सिस्टम की एग्जांपल ली है, ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर 400 आवर्स, 400 घंटे लगातार चल रहा है, बिफोर एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकडाउन, पहली ब्रेकडाउन कितने घंटे बाद आई, 400 घंटे बाद, ठीक। अवेलेबल आफ्टर रिपेयर इट ऑपरेटेड फॉर अनदर 500 आवर्स, पहली रिपेयर के बाद 500 घंटे, इसलिए बोला उसने कि 500 घंटे बाद दूसरी ब्रेकडाउन का टाइम आ गया, ठीक। तो पहली ब्रेकडाउन से, मतलब सिर्फ एक ब्रेकडाउन है, पहले उसमें से लेकर दूसरे तक हम MTBF कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल आवर्स कितने हुए, 400 घंटे पहले चली थी, पहली रिपेयर के बाद 500 घंटे फिर चली, टोटल 900, तो एवरेज टाइम क्या आएगा, मीन टाइम क्या आएगा 450, यानी दो स्केड्यूल जो चले एक फेलियर के साथ 450 घंटे, इससे आप अपने सिस्टम की जो है टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि एक रिपेयर के बाद मेरा सिस्टम कम से कम इतने घंटे चलता है। और ये जो चीज़ें हैं आपके मेंटेनेंस की रिलायबिलिटी शो करेंगी कि भाई इतने अच्छे तरीके से मेंटेनेंस हो रही है कि कम से कम इतने घंटे तो सिस्टम परफॉर्म करेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मेन टाइम टू रिपेयर, ये इसका फॉर्मूला है। अब फिर हम कन्वेयर की एग्जांपल ले रहे हैं मेन टाइम टू रिपेयर निकालने के लिए। इफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कन्वेयर सिस्टम रिक्वायर्स 2 आवर्स टू डायग्नोज एंड 3 आवर्स टू रिपेयर, तो टोटल कितना हो गया, 5 आवर्स आपके डाउन टाइम में उसके चले गए, जो रिपेयर पर्पस के लिए यूज हुए, प्रॉब्लम डायग्नोज करने में। और लेकिन फेलियर क्या था, सिर्फ एक ही फेलियर था, ठीक। तो अगर मेन टाइम ऐसे एक ही फेलियर के लिए काउंट कर रहे हो तो इतना, अगर ज़्यादा फेलियर्स के लिए एवरेज निकालनी है तो फिर उस हिसाब से उसके आवर्स जुड़ जाएंगे और नंबर ऑफ उससे फेलियर से डिवाइड कर दोगे तो आपका मेन टाइम टू रिपेयर निकल आएगा। मान लीजिए एक फॉल्ट ढूंढने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगा, रिपेयर करने में 4 घंटे लग गए, दूसरे में 1 घंटा ढूंढने में लगा, 1 घंटा रिपेयर करने में लगा, तो टोटल आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या रही, मेन टाइम टू रिपेयर ओवरऑल कितना लिया आपने, ठीक। तो उस हिसाब से इसका एवरेज निकला। तो ये जो ये सारी आगे इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये जितने भी है सर, ये तो रिएक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आ गए या फिर कैसे, नहीं आपके ये सिस्टम मेंटेनेंस सिस्टम की जो है एफिशिएंसी काउंट करने के लिए है ऐसी चीजें, सो दैट कितना रिलायबल है आपका मेंटेनेंस सिस्टम, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो अपने मान लो मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए, वो कल आप पे कोई उंगली उठाएंगे नहीं ये ऐसे है, तो फिर आप वहाँ पे ये सब चीज़ों की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इतने कम टाइम में ये सब चीज़ें परफॉर्म करके दे रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे बिहाफ पे नहीं है। अगर पार्ट्स टूट रहे हैं बार बार, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी है, ठीक। पार्ट्स की क्वालिटी खराब आ रही हो, हाँ किसी पर्टिकुलर पार्ट को लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी, फिटिंग सही से नहीं हो पा रही, वहाँ पे हमारी जवाबदेही बनती है, लेकिन मतलब यहाँ पे ये आपको काम आने वाली चीज़। तो जो हाई अवेलेबिलिटी को कौन सी चीज़ शो करती है, आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस, ठीक। तो हाई, अगर आपका MTBF हाई है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका इक्विपमेंट रिलायबल है, ज़्यादा जितना ज़्यादा आपका इक्विपमेंट, आपका सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम आपका रिलायबल होगा, आपका मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स उतना
बड़ा होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक, मीन टाइम टू रिपेयर आपका जितना लो है, आपका मेंटेनेंस सिस्टम उतना एफिशिएंट है, उतना क्विक है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, कैलकुलेट करोगे इसको। ठीक, मान लीजिए, चलो मैं बोलता हूँ, इन ए पावर प्लांट टर्बाइन जनरेटर सिस्टम इज मॉनिटर्ड फॉर अवेलेबिलिटी। तो आपने एम टी बी एफ एंड एम टी टी आर जो है उसको करना है। एक मिनट यहाँ पे, हाँ, ओवर ए ईयर द सिस्टम ऑपरेटेड 8,760 आवर्स 24/7। 8,760 आवर्स एक साल में चला है सिस्टम। ठीक, 8,760 आवर्स, उसमें 4 अनएक्सपेक्टेड शटडाउन्स हुई हैं, 4 नंबर। ठीक, तो अवेलेबिलिटी की परसेंटेज बताइए उसकी। 24/7 चलता है प्लांट, ये पहली कंडीशन थी। ठीक, उसमें टाइम कितना लगा है? 4 बार 4, उसमें सिर्फ 4 ब्रेक डाउन हुई हैं। 8,760 आवर्स जो है वो चला है। ठीक, तो इसमें आपने अवेलेबिलिटी बतानी है। सॉरी, अवेलेबिलिटी आपको उसने दे रखी है 8,760। ठीक है, और डाउन टाइम आपको कि 4 बार फेलियर हुआ है। निकालना कैसे? फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक मिनट, इसने सही कैलकुलेट किया है इसको वैसे। एक मिनट यार, इसमें ना थोड़ा सा टेक्स्ट का, चार फेलियर्स जो हुए हैं वो 4 दिन के, मतलब कितने हुए? 4 × 24 आवर्स। तो इसको इसकी वो कितनी रही? टोटल कितने आपके पास अवेलेबल थे? टोटल कितना अवेलेबल एक साल में? 365 डेज मान के चलते हो आप। इसको इस चक्कर में मत पड़िएगा, पहले आप ये है कि आपके पास टोटल 8,760 आवर्स थे। ठीक, उसमें 4 दिन आपका सिस्टम डाउन रहा। ठीक, तो अवेलेबिलिटी आपके सिस्टम की कितनी रही? 19.90। इसमें से देखो 8,760 आवर्स अवेलेबल थे, उसमें से 96 माइनस 96 आवर्स का आपका लॉस हो गया। 99.1 आएगा। 8,760 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8,760, 98.90 आ रहा है। मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, मेरे यहाँ पे देखो,
जितने आप टोटल आपके पास आवर्स अवेलेबल हैं, उनमें से जितना लॉस हो गया उसको टाइम को माइनस कर दो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और इसमें जो है MTTR कैसे निकलेगा? आवर्स 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4। मीन टाइम टू रिपेयर क्या था? टोटल डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। 96 डिवाइडेड बाय 4, 4 फेलियर हुए, तो मीन टाइम टू रिपेयर कितना आएगा? 24 आवर्स। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स का क्या फार्मूला था? 2190। MT जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है वो आपका 2190। ठीक है जी। इस तरीके से आपने अपने सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, और इन पैरामीटर्स को, जो ये आपने पैरामीटर कैलकुलेट किए, ये आपके मेंटेनेंस की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं।